हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर अन अमेजिंग चैनल एसआर एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th के साइंस का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये हमारे इस चैप्टर का पार्ट 2 होगा और हम इस चैप्टर के ऑलरेडी पार्ट 1 को कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने सेल की डिस्कवरी के बारे में पढ़ा था। सेल को डिफरेंशिएट करा था उनके शेप के बेसिस पे, उनके साइज के बेसिस पे और उनके नंबर के बेसिस पे। तो आज हमें क्या करना है, उसी डिस्कवरी को ध्यान रखते हुए वहां पे हमने एक चीज पढ़ी थी कि एक्चुअली में सेल है क्या। तो हमने ये देखा था कि जो सेल है वो स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और बायोलॉजिकल यूनिट है किसी भी ह्यूमन बींग्स की। और वहां पे हमने सेल थ्योरी के बारे में भी पढ़ा था, जो हमें किसने दी थी, शील्डन एंड श्वान साहब ने दी थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, सब किससे मिलके बने हैं, सेल से मिलके बने हैं। और जो हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो है हमारी सेल। उसके बाद उसी सेल थ्योरी को आगे चल के और एक्सपेंड करने के लिए हमारे पास एक और बायोलॉजिस्ट है, जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चू, जिन्होंने ये बताया कि जो हमारी नई सेल्स होती है वो हमारी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स यानी जो पहले से एग्जिस्ट कर रही सेल है उसमें से अराइज होती है। जिसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट भी बोली थी, ऑल सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम देयर प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब जो भी नई सेल्स जो बनेंगी वो हमारी पुरानी सेल्स से ही मिलकर बनेंगी। तो ये जो था, ये हमारे पार्ट 1 के टॉपिक्स थे। अब हम पार्ट 2 में क्या कवर करने वाले हैं, तो पार्ट 2 में हम सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक बेसिक कि स्ट्रक्चर्स में क्या क्या है, किस किस चीजों से मिलके हमारा सेल बना है। दूसरा, हम उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टॉपिक को कवर करेंगे। पहले हम सेल स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे कि सेल का स्ट्रक्चर कैसे है, किन किन चीजों से मिलके हमारा सेल बना है। फिर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझेंगे, उसके अंदर जितने भी प्रोसेस होते हैं, प्लाज्मोलाइसिस, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट हम इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे, सेल वॉल के बारे में। तो आज के हमारे ये 3 टॉपिक होने वाले हैं, सेल स्ट्रक्चर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हुए सबसे पहले अगर हम देखें सेल, तो सेल के बारे में बताया गया है, जो सेल है वो हमारी बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। यानी स्ट्रक्चरल का मतलब ये है कि जो हमारी सेल है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। फंक्शनल इसलिए बोला गया है कि जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें डिफरेंट टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है और हर एक सेल का अपना अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन है। अब उसके बाद यहाँ पे दे रखा है कंपोनेंट्स ऑफ सेल। कंपोनेंट्स ऑफ सेल मतलब सेल किन किन चीजों से मेनली मिलके बना है। तो जो हमारा सेल है वो किन किन से मिलके बना है, देखो सबसे पहले बात आती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। जो हमारा सेल है उसमें बाहर की तरफ एक मेम्ब्रेन, एक झिल्ली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। जो हमारा सेल है वो किससे मिलके बना है, सेल वॉल से। एक चीज और, ये जो सेल वॉल है ये सिर्फ किसमें पाई जाएगी, प्लांट्स में। एनिमल सेल्स के अंदर हमारी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। थर्ड इसमें दे रखा है हमें न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है। फोर्थ है हमारा इसमें साइटोप्लाज्म और फिफ्थ है हमारा सेल ऑर्गेनेलिस। ठीक है, अगर हम सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में बात करें तो सेल ऑर्गेनेलिस में हमारी बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनेलिस हैं जो हमारी सेल के अंदर प्रेजेंट है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया हमारा, राइबोसोम्स हो गए, लाइसोसोम हो गए, और साथ में हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, प्लास्टिड्स हो गए। तो इन सब के बारे में हमें पढ़ना है किसके अंदर, सेल ऑर्गेनेलिस के अंदर। तो अगर हमसे कंपोनेंट्स के बारे में बात किया जाए कि सेल का मेजरली कंपोनेंट क्या है, किन किन चीजों से मिलकर हमारी सेल बनी होती है, तो हमें याद रखना है सबसे पहले क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसका दूसरा नाम क्या है, सेल मेम्ब्रेन। दूसरा हो गया हमारा सेल वॉल। थर्ड है हमारा न्यूक्लियस। फोर्थ है साइटोप्लाज्म और फिफ्थ है हमारा सेल ऑर्गेनेलिस। मतलब इन सारी 5 चीजों से मिलके हमारे एक सेल की फॉर्मेशन होगी। सेल के स्ट्रक्चर में हमारे ये 5 चीजें प्रेजेंट होंगी। बस हमें एक यहाँ पे एक चीज का याद रखना है, जो हमारी सेल वॉल है वो, अगर हम यहाँ पे बात करें सेल वॉल की, तो जो हमारा सेल वॉल है, जो हमारा सेल का एक कंपोनेंट है, वो सिर्फ किसमें प्रेजेंट होगा, प्लांट सेल्स में। एनिमल सेल्स के अंदर हमारी सेल वॉल नहीं पाई जाती है। साथ ही में यहाँ पे हमारे पास देखो न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म।
सेल ऑर्गेनेलिज, इस सेल ऑर्गेनेलिज में यहाँ पे मैंने एक नाम लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम, ईआर और जो है एक प्लास्टिड। तो जो ये हमारा प्लास्टिड है, ये जो प्लास्टिड सेल ऑर्गेनेली है, ये भी सिर्फ हमारी किसमें प्रेजेंट होती है? प्लांट सेल्स में। इनका एक अलग फंक्शन होता है, जो हमारा प्लास्टिड है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, और हमें पता है कि एनिमल सेल्स में किसी भी तरह की कोई फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता है, इस वजह से उसमें प्लास्टिड क्या रहती है? एब्सेंट। अब हमें क्या करना है, धीरे-धीरे इन्हीं एक-एक कंपोनेंट्स को उठाएँगे। सबसे पहले हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे, देन हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, फिर साइटोप्लाज्म, और लास्ट में आके हम सेल ऑर्गेनेलिज़ में जितनी भी सेल के अंदर ऑर्गेनेलिज़ प्रेज़ेंट है, जितने भी छोटे-छोटे से हमारे उसमें ऑर्गेनेलिज़ प्रेज़ेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और लाइसोसोम, उनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारे पास देखो सेल का स्ट्रक्चर गिवन है, ये हमारी एनसीईआरटी का डायग्राम है जिसमें हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल को दिखाया है। अब देखो इस प्लांट सेल और एनिमल सेल में सबसे पहले अगर हम प्लांट सेल को ही बात करें, तो प्लांट सेल में हमें क्या देखने को मिलेगा? प्लांट सेल में ये जो हमारा बड़ा सा व्हाइट कलर का पोर्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं? वैक्यूल। वैक्यूल मतलब खाली जगह। वहीं अगर हम प्लांट सेल में देखें, तो प्लांट सेल में हमारी सेल वॉल भी प्रेजेंट है। ये जो हमारा ग्रीन कलर का पोर्शन है, जो सेल की बाउंड्री पर है, ठीक है, दीवार का काम कर रहा है, जो हमारे बाहर के एनवायरनमेंट को और अंदर के एनवायरनमेंट को मिक्स होने से बचाता है, किसी भी तरीके के कोई हार्मफुल फॉरेन पार्टिकल्स ना हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट हो या फिर घुस पाए, इस वजह से उसमें क्या प्रेजेंट होती है? सेल वॉल। तो ये ग्रीन कलर का जो पार्ट है इस स्ट्रक्चर के अंदर, वो हमारा क्या हो गया? सेल वॉल। उसके साथ देखो, जो ये प्लांट सेल में हमारा ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो हमारे पूरे सेल में प्रेजेंट है, वो क्या हो गया? वो हो गया हमारा साइटोप्लाज्म। उसके बाद इसमें देखो लाइसोसोम भी गिवन है, एसईआर यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, आरईआर यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, क्लोरोप्लास्ट के बारे में भी दे रखा है कि क्लोरोप्लास्ट क्या है। न्यूक्लियस, हमारे जो सेल है उसका जो सेंटर वाला पार्ट होगा उसको न्यूक्लियस बोलेंगे। अब इसमें जो सेल और प्लांट सेल और एनिमल सेल में एक यही डिफरेंस है कि जो प्लांट सेल का न्यूक्लियस होता है वो पेरीफेरे पे होता है। पेरीफेरे मतलब एक किनारे पे होता है, और जो हमारा एनिमल सेल है उसका न्यूक्लियस कैसा रहता है? सेंटर पे रहता है। उसके बाद अगर हम प्लांट सेल में देखें तो हमें गोल्गी एपरेटस देखने को मिलेगा, न्यूक्लियर एनवलप, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एडजेसेंट सेल वॉल, तो माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम, यहाँ पे हमारे सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है किसके अंदर? प्लांट सेल के अंदर। वहीं अगर हम एनिमल सेल के में देखें तो एनिमल सेल में हमारा गोल्गी एपरेटस प्रेजेंट है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, न्यूक्लियर एनवेलप भी है, न्यूक्लियस भी है, साइटोप्लाज्म वही व्हाइट कलर का वो ब्लू कलर का जो हमारे इसमें पूरे सेल के अंदर फिलिंग है, आरईआर यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रियोल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब अगर हम यहाँ पे डिफरेंस देखें तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में एक चीज हमें और दिख रही है, सेंट्रियोल जो है सिर्फ हमारे एनिमल सेल के अंदर और प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो अब जो हम आगे करेंगे तो हम लास्ट में प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस देखेंगे उनके डायग्राम्स के बेसिस पे, कि एक जो सेल है प्लांट सेल वो एनिमल सेल से किस हिसाब से डिफरेंट है। तो अब हम सेल कंपोनेंट्स में सबसे पहला जो हमारा कंपोनेंट था वो क्या था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होते हैं, किस चीज को हम प्लाज्मा, जो सेल कंपोनेंट है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, किससे मिलके हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है। तो सबसे पहले अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखें, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक और नाम है जिसे हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। अब ये मेम्ब्रेन होता क्या है? मेम्ब्रेन को अगर हिंदी में बोला जाए तो इसका मतलब होता है झिल्ली। झिल्ली, या फिर ये समझो जैसे हमारा अनियन होता है, अगर हम अनियन की पील करें यानी उसको जब हम छीलते हैं तो वहां पे एक पतली सी जेली लाइक पतली सी लेयर दिखाई देती है जिसको हम क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन, ठीक है। तो वैसे ही हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। ये बहुत पतली से होती है, इसका काम क्या होता है ये देखो।
अगर इसके हम काम के बारे में बात करें, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, यानी ये सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग है, यानी ये सेल के बाहर पाया जाएगी। दैट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, मतलब जो सेल के अंदर के कंटेंट को बाहर के इन्वायरमेंट से क्या करेगी, सेपरेट करेगी। जैसे अगर यहाँ पे अगर हम डायग्राम बनाएं, फॉर एग्जाम्पल ये हो गया हमारा सेल, और ये जो व्हाइट वाला है ये है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये जो बाहर का इन्वायरमेंट है, यानी ये जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, उससे सेल के अंदर के कंपोनेंट को क्या करता है, सेपरेट। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये हमारा एक ऐसे दीवार का काम करता है जिससे हमारा बाहर का इन्वायरमेंट और सेल के अंदर के कंपोनेंट दोनों क्या रहते हैं, सेपरेट, अलग अलग, यानी सेल के अंदर के कंपोनेंट सेल के अंदर प्रेजेंट रहेंगे और जो बाहर का इन्वायरमेंट है वो बाहर प्रेजेंट होगा। तो जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या है, वो आउटर मोस्ट कवरिंग है किसकी, सेल की, जिसकी मदद से जो हमारा सेल है, सेल का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और जो हमारी सेल के अंदर के कंटेंट्स हैं वो आसानी से क्या हो पाते हैं, सेपरेट हो पाते हैं। अब उसके बाद इसका काम क्या है, देखो, इट अलाउज और प्रिवेंट्स, ये अलाउ करता है और रोकता है मटेरियल की मूवमेंट को इन एंड आउट ऑफ द सेल, मतलब सेल के अंदर किस मटेरियल को जाना है, सेल के अंदर किस मटेरियल को रहना है। यानी ये चीज समझ लो कि जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं सेल के लिए, जो सेल के लिए इम्पोर्टेंट है, जो इससे सेल का फायदा है, सिर्फ उन्हीं चीजों को इन करेगा, अंदर जाने देगा। बाकी जो भी हमारी वेस्ट चीज होंगी उसको सेल से बाहर निकालने का काम किसका है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की मूवमेंट को अलाउ करता है, या तो आने देगा या प्रिवेंट या फिर रोकेगा, जिसकी मदद से जो हमारे सेल के अंदर इम्पोर्टेंट चीजें हैं वही इन कर पाएंगी, वही जा पाएंगी, और जो हमारी टॉक्सिक चीजें जिनका कोई यूज नहीं है वो सेल से आउट हो पाएंगी। ठीक है, इसी वजह से सेल मेम्ब्रेन को हम दूसरा नाम भी क्या बोलते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब सिलेक्टिवली कुछ ही सिलेक्टिव चीजों को सेल के अंदर आने जाने देगी। परमिएबल मतलब इसमें से आसानी से चीजें आ जा सकती है, और मेम्ब्रेन क्योंकि ये क्या है, एक झिल्ली। तो यहाँ पे हमने देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम सेल मेम्ब्रेन भी है, क्योंकि ये सेल के बाहर की झिल्ली है, इस वजह से सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसके बाद इसमें एक नाम दे रखा है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का रीजन क्या है, क्योंकि ये कुछ ही सिलेक्टिव चीजों को अलाउ और प्रिवेंट करती है, मतलब जो मटेरियल्स की मूवमेंट है उसमें जो उसके लिए यूजफुल सब्सटेंस होंगे सिर्फ उसी को अलाउ करेगी, मतलब सिर्फ उन्हीं ही चीजों को सेल अपने अंदर इनकी परमिशन देगा। नेक्स्ट दे रखा है सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके टोटल 4 नेम्स हैं, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं, और साथ ही साथ इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक, अब देखो इसमें जो इम्पोर्टेंट है, अगर हम इम्पोर्टेंट को बारे में देखें तो जो ये वाला पॉइंट है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2 मार्क्स का पेपर में आता है। पेपर में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है, व्हाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, कि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं। तो बस हमें वहां पे यही लिखना है कि ये अलाउ और प्रिवेंट करता है मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स के मूवमेंट को सेल के अंदर और बाहर जाने के लिए। क्यों, क्योंकि ये कुछ ही सिलेक्टिव चीजों को सेल के अंदर जाने की परमिशन देता है, इसी वजह से इसका नाम क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम हो गया हमारा प्लाज्मा लेमा। और ऐसे ही फोर्थ पॉइंट में क्या दे रखा है कि जो हमारे CO2 और O2 है, ठीक है, जो हमारे CO2 और O2 ऑक्सीजन है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर आती कैसे है, वो उसका प्रोसेस का है डिफ्यूजन। जो हमारे CO2 और O2 है वो सेल मेम्ब्रेन को कैसे क्रॉस करती है, बाय द प्रोसेस डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को याद हो तो हमने चैप्टर नंबर 1 में भी करा था, जिसमें हम क्या देख रहे थे कि जो मॉलिक्यूल्स है वो हायर कंसेंट्रेशन से कहाँ जा रहे थे, लोअर कंसेंट्रेशन में। तो यहाँ पर भी यही होगा, CO2 और O2 के केस में जो CO2 O2 है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू इन एंड आउट करते हैं।
जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किससे मिलके बनी होती है? वो बनी होती है हमारी लिपिड्स और प्रोटीन से मिलके, ठीक है? तो एक ये हो गया हमारा 1 मार्क्स का कि हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किससे मिलके बनी है। तो यहाँ पे हमें इसका एक नाम याद रखना है कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है, ठीक है? उसके बाद दे रखा है एज पर द लिपिड मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स वेयर प्रोटीन्स आर सैंडविचेस बिटवीन बाई लेयर ऑफ लिपिड्स। देखो यहाँ पे अगर हम इसमें एक डायग्राम हमें गिवन है, डायग्राम को देखें तो डायग्राम पे क्या गिवन है, डायग्राम में ये जो हमारे ये रेड कलर पिंक पिंक कलर के स्ट्रक्चर्स हैं उनको हमने क्या नाम दे रखा है, प्रोटीन। और जो ये हमारी येलो कलर की जा रही है ऊपर की तरफ लेयर और नीचे की तरफ लेयर, वो हमारी किसकी लेयर है, लिपिड की लेयर, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो हमारा लिपिड मॉडल है, कौन से मॉडल के बारे में बात की गई, लिपिड मॉडल। तो इस लिपिड मॉडल में हुआ क्या है, जो हमारा लिपिड मॉडल है उसमें फैट की ऊपर की तरफ या फिर ये बोलो लिपिड की लेयर एक ऊपर है, एक हमारी लिपिड की लेयर नीचे है और इसमें क्या हो रखा है, इसमें जो हमारे प्रोटीन्स हैं, ठीक है, वो प्रोटीन्स इसके बीच में सैंडविच्ड है। मतलब जैसे सैंडविच में ऊपर ब्रेड नीचे ब्रेड और बीच में हमारे क्या होते हैं, वेजिटेबल्स होती है। तो वही चीज है, जो हमारा रेड वाला पोर्शन है वो क्या हो गया, प्रोटीन हो गया, और जो हमारा ये ब्लैक वाला पोर्शन है वो क्या हो गया, लिपिड। क्योंकि यहाँ लिपिड की हमारी दो लेयर है, एक अप में प्रेजेंट है एक डाउन में, यानी दो लेयर प्रेजेंट होने की वजह से हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मॉडल है उसे बाइलिपिड लेयर मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है? इसका काम क्या है, इसका काम ये इसमें ये बोला गया है कि जो हमारे प्रोटीन है वो फैट्स के और लिपिड्स की लेयर के बीच में एम्बेडेड है, उसके बीच में सैंडविच्ड है। तो ये मॉडल हमें याद रखना है। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो हमारा लिपिड मॉडल है किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो किससे मिलके बना है, प्रोटीन से और लिपिड से, ठीक है? ये हमने सबसे ऊपर ये पॉइंट में देख लिया है। जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड और प्रोटीन से मिलके बनी है। और यहाँ पे लिपिड मॉडल में हुआ क्या है कि एक हमारी लिपिड की लेयर ऊपर प्रेजेंट है, एक लिपिड की लेयर नीचे प्रेजेंट है, जिसमें बीच में हमारे प्रोटीन्स एम्बेडेड है, सैंडविच्ड है, ठीक है? जिसकी मदद से हमारा कौन सा मॉडल बन गया, लिपिड बाइलेयर मॉडल। और ये लिपिड बाइलेयर मॉडल दिया किसने था, सिंगर एंड निकोल्सन। तो यहाँ पे जो ये सिंगर एंड निकोलसन साहब थे, जो इन्होंने हमें बाइलिपिड लेयर मॉडल दिया था, इसमें ये भी एक हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, किसके बेसिस पे, 1 मार्क्स के। अभी जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन, ये जो चैप्टर फिनिश हो जाएगा सेल वाला, तो वहां पे जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे बताए जा रहे हैं 1 मार्क्स 5 मार्क्स के, ये सारे हमें आसानी से देखने को मिलेंगे, जो ऑलरेडी सीबीएसई में आ चुके हैं कई बार। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, देखो, तो यहाँ पे हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात की, जिसमें सबसे पहले हमने ये देखा कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो दो चीजों से मिलकर बनी है, वो क्या है, लिपिड और प्रोटीन। अब इसी लिपिड और प्रोटीन की अरेंजमेंट के बेसिस पे जो हमारे सिंगर एंड निकोलसन साहब थे, उन्होंने बाई लिपिड लेयर का मॉडल तैयार करा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिसका नाम क्या था, बाइलिपिड लेयर, बाइलिपिड या फिर ये बोलो लिपिड बाइलेयर मॉडल। लिपिड बाइलेयर मॉडल क्यों, नाम से पता चल रहा है, लिपिड यानी लिपिड्स की बाइलेयर, दो लेयर है जिसके बीच में हमारा क्या सैंडविच है, प्रोटीन, यानी बीच में क्या प्रेजेंट है, उसके प्रोटीन। तो ये किसका मॉडल हो गया, ये उसका हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिसको हम एक और नाम से बोलते हैं, वो है हमारा फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ज्यादातर जो पेपर में आता है उसमें डायरेक्ट ये वाला पॉइंट पूछा जाता है कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसने दिया, तो सिंगर एंड निकोलसन साहब ने। अब उसमें बताओ वो किससे मिलके बना है, तो वो बना है हमारे लिपिड से और प्रोटीन से। जो हमारी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये फ्लेक्सिबल होती है, इसको हम फोल्ड कर सकते हैं, ब्रोकन भी हो सकते हैं, और ये यूनाइटेड यानी इसे हम जोड़ भी सकते हैं। तो वही चीज है, यहाँ पे हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कॉम्पोजिशन के बारे में बात करी कि वो किस चीज से मिलके बना हुआ है। तो हमें ये मॉडल को पता होना चाहिए कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्या है और किसने दिया है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है, देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इट रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल्स। ये क्या करता है, ये रेगुलेट करता है पार्टिकल्स की या मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को सेल के इनसाइड, अंदर और बाहर की तरफ। इसी वजह से इसका नाम हमने क्या रखा था, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि वो कुछ ही सिलेक्टिव चीजों को इनसाइड परमिशन देता है और आउटसाइड परमिशन देता है।
नेक्स्ट दे रखा है इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द डिस्टिंक्ट कॉम्पोजिशन ऑफ द सेल। ये मेंटेनिंग में हेल्प करता है सेल की कॉम्पोजिशन में। ठीक है, उसके बाद दे रखा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। जो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है जिसमें हम इनसाइड और आउटसाइड के बारे में बात करें कि सिलेक्टिव चीजों को ही आने जाने देंगे। अब बात आती है कि सिलेक्टिव चीजें आएंगी जाएंगी कैसे, क्या वहां कोई गेट प्रेजेंट है या किसी तरीके का वहां कोई प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड और आउटसाइड, ये दो तरीके से हो सकता है, या तो बाय डिफ्यूजन या तो बाय ऑस्मोसिस। ठीक है, या तो वो डिफ्यूजन के थ्रू अंदर आएंगे जाएंगे या फिर वो ऑस्मोसिस के थ्रू अंदर आएंगे जाएंगे। जैसे अभी हमने वहां पे देखा था, वहां पे एक पॉइंट लिखा था पीछे स्लाइड्स में, उसमें ये लिखा था जो हमारी CO2 और O2 गैसेस हैं वो कौन से प्रोसेस के थ्रू सेल मेम्ब्रेन के अंदर आती जाती है, वो था हमारा डिफ्यूजन। तो वही चीज बोली गई है कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन होना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस, तो वो जो होगा वो डन होगा दो मेथड से, या तो डिफ्यूजन होगा या फिर क्या होगा वहां पे ऑस्मोसिस होगा। अब ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में डिफरेंस समझते हैं ताकि हमें और अच्छे से पता चले कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन है क्या, क्योंकि बहुत से बच्चों को क्या रहता है कि दोनों चीजें सेम सेम वो समझते हैं कि दोनों में हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे ऑस्मोसिस को देखें, ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस को डिफाइन करा गया है मूवमेंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, यानी वाटर के मूवमेंट को फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो वही चीज है जो हमारा ऑस्मोसिस है, उसमें वाटर के पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, किसके मदद से, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की मदद से या फिर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। उसी में से जो हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे। अब यहाँ पे डिफ्यूजन में क्या दे रखा है, डिफ्यूजन इज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। ये स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है, ठीक है, जिसमें हमारे जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस एक चीज दिख रहा है कि ऑस्मोसिस में कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, सॉल्वेंट, और डिफ्यूजन में हमारे कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, सॉल्यूट। तो यहाँ पे इससे एक चीज पता चल रही है, जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है वो सिर्फ सॉल्वेंट में होता है, और हमें पता है कि सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट होगा हमारा लिक्विड, यानी जो लिक्विड स्टेट में चीजें होंगी, स्पेशली यहाँ पे वाटर को मेंशन किया गया है, यानी जो लिक्विड चीजें, लिक्विड स्टेट में चीजें होंगी उनमें कौन सा प्रोसेस होगा, ऑस्मोसिस। यहाँ पर बोल रखा है कि सॉल्यूट का मूवमेंट स्पॉन्टेनियस, तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूट गैस की फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड की फॉर्म में भी हो सकता है, और सॉलिड की फॉर्म में भी हो सकता है। मतलब जो हमारा ऑस्मोसिस है वो सॉल्वेंट में होता है सिर्फ, और जो हमारा डिफ्यूजन है वो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स में होता है, जिसमें भी ये हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज और लिखी है कि यहाँ किसी भी तरीके की हमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की नीड नहीं है। ऑस्मोसिस में हमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए, बिना उस मेम्ब्रेन के थ्रू हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में नहीं जाएंगे। लेकिन डिफ्यूजन में केस में क्या है कि वहां पे जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाएंगे बिना किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के, यानी यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की नीड नहीं है। अब देखो, ऑस्मोसिस में वही चीज बोली गई है कि हमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट है, और डिफ्यूजन में बोला गया है मे और मे नॉट, मतलब जरूरत भी हो सकती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की और जरूरत नहीं भी हो सकती। यहाँ पर देखो डिफ्यूजन वाला केस था, डिफ्यूजन के केस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या बोला गया था कि O2 और जो CO2 है यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू किसके अंदर से आर पार करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। तो वहां पे हमें डिफ्यूजन में सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन या फिर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन देखने को मिली है। ऑस्मोसिस में जो हमारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक सिंगल डायरेक्शन में मूव करेंगे, जैसे अगर यहाँ पे डायग्राम बनाए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो हमारी कंसंट्रेशन है वो बहुत कैसी है, हाई,
और यहाँ पे जो हमारी कंसंट्रेशन है वो कैसी है, लो। तो अब होगा क्या, ऑस्मोसिस के केस में, ऑस्मोसिस के केस के अंदर जो हमारे वाटर या फिर ये जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो हाई कंसंट्रेशन से कौन से कंसंट्रेशन में जाना स्टार्ट कर देंगे, लो कंसंट्रेशन में, ठीक है। और ये हमारा एक ही डायरेक्शन है तो इसमें कितनी डायरेक्शन होगी, सिंगल, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन से चीजें लो में जा रही है, लो से हाई में नहीं जा रही, मतलब सिंगल एक ही डायरेक्शन की तरफ मूवमेंट हो रही है। इस वजह से जो हमारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक सिंगल डायरेक्शन में मूव करते हैं। लेकिन वहीं अगर डिफ्यूजन के मॉलिक्यूल्स के बारे में बात की जाए तो मूव इन ऑल डायरेक्शन, उनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, वो हर तरह की डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, इनमें कोई सिंगल डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फोर्थ पॉइंट दे रखा है ऑस्मोसिस में, रिक्वायर्स वाटर फॉर द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, यहाँ पे पानी की जरूरत होती है पार्टिकल्स के मूवमेंट के लिए, क्यों, क्योंकि ऑस्मोसिस में हमारा सॉल्वेंट का हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाना होता है, तो सॉल्वेंट के लिए चीज किस स्टेट में होनी चाहिए, लिक्विड स्टेट में। तो वही बोला गया है कि वाटर की रिक्वायरमेंट होती है पार्टिकल्स के मूवमेंट के लिए। डिफ्यूजन में डू नॉट रिक्वायर वाटर फॉर द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, मतलब वहां पे वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती पार्टिकल्स के मूव करने के लिए। अगर अब हम इन दोनों के डिफरेंस को की पॉइंट्स में समझें तो दोनों के जो की पॉइंट्स है वो बहुत छोटे छोटे से हैं। जैसे जो हमारा ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस में भी चीजें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जा रही थी, सेम डिफ्यूजन में भी। पर दोनों में डिफरेंस क्या है, जो हमारा ऑस्मोसिस है उसमें सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जा रहे हैं और डिफ्यूजन में सॉल्यूट के पार्टिकल्स। जो हमारा ऑस्मोसिस है उसमें हमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत है और डिफ्यूजन में जरूरत हो भी सकती है और नहीं भी। ऑस्मोसिस में हमारे जो मूवमेंट है पार्टिकल्स की वो सिंगल डायरेक्शन में है, और जो डिफ्यूजन है उसमें जो मूवमेंट है पार्टिकल्स की वो ऑल डायरेक्शन में है। ऑस्मोसिस के अंदर जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है उन्हें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, वहीं डिफ्यूजन में उन्हें वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब यहाँ पे हमें डायग्राम भी दे रखा है किसका, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का। देखो ऑस्मोसिस वाले केस में क्या दे रखा है, जो हमारा ऑस्मोसिस है उसमें हमें एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दिखाई गई है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से क्या मतलब है, देखो ये जो है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, जिसकी मदद से जो हमारे वाटर के पार्टिकल्स हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जा रहे हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं इनकी डायरेक्शन क्या है, इनकी डायरेक्शन एक ही है, मतलब सब इधर की तरफ को ही मूव कर रहे हैं, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो वही चीज बोली गई है कि जो हमारे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है उसकी मदद से हमारा ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है, जिसमें जो हमारा सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं वो सिंगल डायरेक्शन में मूव करते हैं। साथ ही में हमें डिफ्यूजन के डायग्राम को भी दे रखा है। डिफ्यूजन में क्या दे रखा है, देखो डिफ्यूजन में हमारे सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जा रहे हैं, लेकिन इनकी कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, कोई सामने मूव कर रहा है, मतलब ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, इनकी कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, ये एक सिंगल डायरेक्शन में मूव नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमें ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन एक इमेज के थ्रू समझाई गई है कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे ऑस्मोसिस में हमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन देखने को मिल रहा है और डिफ्यूजन में हमें कोई भी मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब यहाँ पे एक टॉपिक आता है हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के बेसिस पे हमने सॉल्यूशन को डिवाइड कर रखा है, तो हमारे पास तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब इन तीनों सॉल्यूशन में है क्या, तीनों में क्या क्या डिफरेंस है, तो देखो सबसे पहले अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बारे में बात करें,
हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा देखो, अगर मान लो यहाँ पे हमारी जो कंसंट्रेशन है वो हाई है, किसकी, वाटर की कंसंट्रेशन हमारी यहाँ पर हाई है और बाहर हमारी वाटर की कंसंट्रेशन कैसी है, कम। यहाँ पे हमें पता है कि ऑस्मोसिस में क्या होता है, ऑस्मोसिस में हमारे जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो हाई कंसंट्रेशन से किस में जाते हैं, लो कंसंट्रेशन में। यानी जो यहाँ पे इसका अमाउंट बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, अब वो क्या होगा, यहाँ पे चीजें हाई हो गई और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो गया, लो। तो अब चीज क्या होगी, हाई टू लो जाएगी। तो जैसे ही इसमें से वाटर के पार्टिकल्स बाहर हाई टू लो जाते हैं, तो जो ये हमारी सेल है वो क्या होना स्टार्ट हो जाती है, श्रिंक होना स्टार्ट हो जाती है, यानी सूखने लगती है, सिकुड़ने लगती है। तो इस कंडीशन में कौन सा सॉल्यूशन होगा, वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में चीजें करनी कैसे, देखो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में वही चीज है कि जो हमारे अंदर का एनवायरनमेंट होगा उसमें कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और बाहर के एनवायरनमेंट में कंसंट्रेशन कम होगी। तो जो हमारे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं वो हाई टू लो जाएंगे और उस हाई टू लो जाने की वजह से जो हमारी सेल है वो श्रिंक हो जाएगी, वो सिकुड़ जाएगी। और यहाँ पे हमें किस तरीके की ऑस्मोसिस देखने को मिलती है, एक्सो ऑस्मोसिस। एक्सो मतलब जिसमें ऑस्मोसिस बाहर की तरफ हो, यानी जो वाटर का मूवमेंट है वो बाहर की साइड हो। तो उस ऑस्मोसिस को हम क्या बोलते हैं, एक्सो ऑस्मोसिस। एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड और ऑस्मोसिस मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स के कंसंट्रेशन का, मतलब हाई कंसंट्रेशन से जब वो लो कंसंट्रेशन में जाएगा। वहीं एक चीज हमें दे रखी है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा देखो, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में ये मान लो हमारी सेल है, इस सेल के अंदर कंसंट्रेशन कैसे है, लो। और जो हमारी बाहर कंसंट्रेशन है इन्वायरमेंट में वो कैसी है, हाई। तो अब चीजें यहाँ पे भी क्या करेंगी, हाई टू लो जाएंगी, यानी बाहर से जो हमारा ऑस्मोसिस है वो सेल के इनसाइड होगा, अंदर की तरफ होगा, तो ये क्या हो जाएगी, एंडो ऑस्मोसिस। और अगर सेल के अंदर हमारी वाटर की मूवमेंट होगी तो इस कंडीशन में हमारी सेल स्वेल हो जाएगी, यानी फूल जाएगी। स्वेलन आरबीसी यहाँ पे देखो दे भी रखा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंडो ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस वही, हाई कंसंट्रेशन से चीजें लो कंसंट्रेशन में गई हैं, एंडो मतलब सेल के अंदर की तरफ गई हैं, जिसकी वजह से जो हमारी सेल है वो स्वेल हो जाएगी। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है। अब यहाँ पे एक और दे रखा है हमें, आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, जब इनसाइड और आउटसाइड यानी अंदर और बाहर दोनों साइड पे हमारा जो कंसंट्रेशन है वो सेम रहेगी। तो इस कंडीशन में हमारा वो कौन सा सॉल्यूशन होगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे हमें नीचे आरबीसी का एक डायग्राम भी गिवन है जिसमें H2O बाहर की भी कंसंट्रेशन सेम है और H2O अंदर की भी कंसंट्रेशन कैसी है, सेम। अब इनकी अगर हम डेफिनेशन के बारे में बात करें, तो अगर ये चीज जो ये वाला हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन, ये हमारे एग्जाम में पूछा जाता है लेकिन डायरेक्ट नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस। मतलब वो तुमसे क्या करेगा, डिफरेंस की फॉर्म में पूछेगा कि बताओ जो हमारा तीनों तरह के सॉल्यूशन है, जो कंसंट्रेशन के बेसिस पे हमने सॉल्यूशन को डिवाइड करा था, तीनों में क्या डिफरेंस है। तो हमें क्या करना है, पहले इनकी डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद ये जो हमारा यहाँ पे डायग्राम गिवन है हमें इसको वहां पे ड्रॉ करना है। ठीक। तो अब अगर हम इनके डेफिनेशन के बारे में देखें तो सबसे पहले हमें वहां पे गिवन था हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, जब हमारी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन आउटसाइड में ज्यादा होती है इनसाइड के कंपैरिजन में। तो वही चीज थी हमारी जो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो हमारी सेल की कंसंट्रेशन थी, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या बोला गया है कि जहां वो सॉल्यूशन या फिर कंसंट्रेशन उस सॉल्यूशन की जिसमें आउटसाइड द सेल इज मोर इनसाइड द सेल, जहां पे जो हमारी वाटर की कंसंट्रेशन है आउटसाइड में कैसी है, हाई, और इनसाइड में कैसी थी,
तो यहाँ पे हम इसको सॉल्यूशन से अगर समझें, क्योंकि ये हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है कि हाइपर क्या है, हाइपो क्या है। तो देखो, सबसे पहले अगर हम सॉल्यूशन को देखें तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन का मतलब होता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट उसकी मदद से जो भी हमारे पास रेडी होगा उसे हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। जैसे एग्ज़ाम्पल में हमें दे रखा है यहाँ पे सॉल्यूट हो गया हमारा शुगर। अगर हम शुगर को वही वाटर में मिक्स करेंगे तो हमारा किसका पानी के अंदर शुगर को हमने मिक्स करा है तो उससे हमारा क्या बनेगा? एक सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूट दे रखा है हमारा शुगर और वाटर क्या हो गया? हमारा सॉल्वेंट। और अब यहाँ पे बात आ रही है हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन की। तो जो हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है और जो हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है और जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है, इसमें होता क्या है? देखो, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में जो हमारा सॉल्यूट होता है वो किसके बराबर होता है? सॉल्वेंट के। और जो हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है उसमें हमारा सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कैसे रहेगी? कम। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कैसी रहेगी? ज्यादा। अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो जो ये हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, इसके अंदर होगा क्या? इसके अंदर हमारा सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा होगा और सॉल्वेंट का अमाउंट कम, ठीक है। और जो हमारा सॉल्वेंट होगा वो कम होगा। लेकिन वही अगर हम सेल के अंदर के बारे में बात करें तो इस सेल के अंदर क्या होगा? इस सेल के अंदर सॉल्वेंट का अमाउंट कैसा होगा? ज्यादा होगा। तो अब चीजों की मूवमेंट कैसे होगी? बाय द ऑस्मोसिस प्रोसेस हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। यानी यहाँ पे जो हमारा सॉल्वेंट का अमाउंट है वो बहुत ज्यादा था और जो वाटर है, वाटर जो हमारा सॉल्यूशन है उसके अंदर सॉल्वेंट का अमाउंट कम था। तो जो हमारे सॉल्वेंट है वो सेल से कहाँ जाना स्टार्ट कर देंगे? आउटसाइड द सॉल्यूशन, आउटसाइड द सेल, यानी जो हमारे सेल के बाहर जाना स्टार्ट कर देंगे। किसके अंदर? सॉल्यूशन के अंदर। जिसकी वजह से जो हमारी सेल है वो श्रिंक कर जाएगी, यानी सिकुड़ जाएगी। ये जो हमारी सेल है वो श्रिंक आउट हो जाएगी और इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में होता क्या है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जो हमारा सॉल्यूशन है उसके अंदर जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अमाउंट है, यानी सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा होगा, सॉल्वेंट का कम। लेकिन सेल के अंदर सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा होगा जिसकी वजह से सॉल्वेंट जो है सेल में ज्यादा प्रेजेंट होने की वजह से वो बाहर से सेल के बाहर मूवमेंट होना स्टार्ट होगी। मतलब सेल से जो हमारा सॉल्वेंट का अमाउंट है वो बाहर सॉल्यूशन में जाना स्टार्ट कर देगा जिसकी वजह से सेल हमारी क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी, ठीक है। वहीं अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो जो हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है उसमें हमारा सॉल्यूट का अमाउंट कैसा रहता है? कम। और सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत क्या रहेगा? ज्यादा। यानी बाहर की तरफ सॉल्वेंट का अमाउंट कैसा हो गया? ज्यादा हो गया। और वहीं सेल के अंदर हमारा सॉल्वेंट का अमाउंट कैसा रहेगा? कम। अब उस कम होने की रीजन की वजह से क्या होगा? देखो, यहाँ पे सॉल्वेंट का अमाउंट कैसा है? बहुत ज्यादा कम है। कम होने की वजह से जो सोल्यूशन का सॉल्वेंट है वो सेल के अंदर जाना स्टार्ट कर देगा और जो हमारी सेल है वो स्वेल हो जाएगी और क्या हो जाएगी? बर्स्ट हो जाएगी, मतलब फूट जाती है कभी कभी। तो वही दे रखा है हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक में। आइसोटोनिक में क्या होगा? सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों जगह बराबर होंगे, यानी सेल के अंदर भी जितने न सॉल्यूट का अमाउंट होगा उतना ही सॉल्यूशन के अंदर होगा, जितना सेल के अंदर सॉल्वेंट का अमाउंट होगा उतना ही सॉल्यूशन के अंदर होगा। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं नो नेट मूवमेंट, यहाँ पे किसी भी तरीके की मूवमेंट नहीं पाई जाती है। अब चलेंगे डेफिनेशन की तरफ। तो अब डेफिनेशन क्या कह रही है? देखो,
डेफिनेशन में बोला गया है, सबसे पहले आइसोटोनिक सॉल्यूशन को देखेंगे। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, जब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन सेल के बाहर और अंदर दोनों तरफ क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, यानी सॉल्यूट का अमाउंट सेल के अंदर और बाहर दोनों जगह सेम है, वही सॉल्वेंट का अमाउंट सेल के अंदर और बाहर दोनों जगह सेम है। तो इस कंडीशन में सॉल्यूशन को हम क्या नाम देते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, सेल के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा, ना ही तो सेल हमारी स्वेल होगी, ना ही तो सेल फूलेगी, ना ही तो सेल श्रिंक होगी यानी सिकुड़ेगी। दूसरा दे रखा है इसमें हमारे पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या है, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, जो हमारे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है आउटसाइड द सेल इज मोर देन इनसाइड ऑफ द सेल। अब यहाँ पे देखो कंसंट्रेशन से क्या लेना देना दे रखा है, कंसंट्रेशन का यहाँ पे उन्होंने ये मतलब बोल रखा है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। अब क्या दे रखा है, आउटसाइड द सेल इज मोर, बाहर हमारा क्या था हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, हमारे बाहर जो था एनवायरनमेंट में सेल के कंपैरिजन में कंसंट्रेशन ज्यादा था। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो जो हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है उसमें कंसंट्रेशन है, सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ज्यादा है। तो वही चीज यहाँ पे भी बोली गई है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जो है कंसंट्रेशन जो होगी सॉल्यूशन की, वो आउटसाइड में ज्यादा होगी एज कंपेरिजन टू इनसाइड, जिसकी वजह से जो हमारा सेल है वो अपने अंदर से वाटर को लॉस करेगा और क्या हो जाएगा, प्लाज्मोलाइज्ड। प्लाज्मोलाइज्ड क्या होता है वो भी हम आगे देखेंगे। तो प्लाज्मोलाइसिस में क्या होता है, श्रिंकेज ऑफ द प्रोटोप्लाज्म अवे फ्रॉम द सेल वॉल ड्यू टू एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर या फिर एक्सोऑस्मोसिस इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। देखो अब यहाँ पे ना एक चीज और दे रखी थी, एक्सोऑस्मोसिस और एंडोऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, ऑस्मोसिस का मतलब होता है वाटर का मूवमेंट हाई कंसेंट्रेशन टू लो। जो हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है वहां पे हम देख सकते हैं जो वाटर की मूवमेंट है वो बाहर की तरफ हो रही है, एक्सो यानी बाहर, और ऑस्मोसिस हो रहा है, इस वजह से आउटसाइड ऑस्मोसिस होने की वजह से उसका नाम हमने क्या दे दिया, एक्सो ऑस्मोसिस। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में वाटर की मूवमेंट जो है वो इनसाइड हो रही थी, तो इसमें अंदर की तरफ हो रही है, तो एंडो ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे एक्सो और ऑस्मोसिस और एंडो ऑस्मोसिस में यही बताया गया है। दूसरा यहाँ पे एक वर्ड और दे रखा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, प्लाज्मोलाइसिस। अब प्लाज्मोलाइसिस होता क्या है, देखो प्लाज्मोलाइसिस में होता कुछ इस तरीके से है, जिससे मानो ये हमारी सेल वॉल हो गई, ठीक है, ये हो गई हमारी यहाँ पे सेल वॉल। अब क्या होगा, इस सेल वॉल से ही चिपक के हमारी क्या प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, प्रोटोप्लाज्म वगैरह होता है जिसके अंदर ये सारी चीजें एकदम इससे चिपक कर होंगी। अब क्या होगा, अगर हमारे इसी प्रोटोप्लाज्म में से ज्यादा अमाउंट में वाटर का लॉस हो जाता है, यानी पानी जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में बाहर आ जाता है सेल के, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी जो अंदर की प्रोटोप्लाज्म है वो सिकुड़ने लगेगी और सेल से बहुत ज्यादा कैसे आ जाएगी, दूर आ जाएगी, अवे हो जाएगी सेल से। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस में ही हमारे पानी का लॉस होता है जिसको हम एक्सोऑस्मोसिस भी बोलते हैं। अब थर्ड इसमें दे रखा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज लेसर देन दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। यानी इसमें जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, सॉल्यूशन की आउटसाइड में कम होगी। देखो यहाँ पे देखो जो हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट का अमाउंट कैसा है, कम, यानी कंसंट्रेशन कम है। तो यहाँ पे क्या होगा, कंसंट्रेशन कम होने की वजह से जो हमारा सॉल्वेंट का अमाउंट है वो बाहर कैसा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और सेल में क्या हो जाएगा, कम। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा एंडो ऑस्मोसिस होगा, जिसकी मदद से जो हमारा बाहर वाटर की अमाउंट ज्यादा है वो वाटर जो है वो मूवमेंट करेगा सॉल्यूशन से सेल की तरफ, और जो हमारी सेल है वो स्वेल अप हो जाएगी, फूल जाएगी, और क्या हो सकती है, बर्स्ट यानी फूट भी सकती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में किसी भी तरीके की कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, सेल का शेप सेम का सेम है, उसमें किसी भी तरीके कोई चेंजेस नहीं देखने को मिल रहा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हमारा एक्सोऑस्मोसिस हो रहा है जिसकी वजह से हमारी सेल श्रिंक हो रही है, और हम उसमें प्लाज्मोलाइसिस को भी देख सकते हैं कि वहां पे प्लाज्मोलाइसिस का प्रोसेस भी
हो रहा है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो हमारी सेल है वो स्वेल अप हो रही है, फूल रही है और एंडोऑस्मोसिस की वजह से ही उसमें वो स्वेलन आ रही है या फिर उसकी वजह से ही वो फूल पा रही है, क्योंकि वाटर का जो मूवमेंट है वो आउटसाइड से इनसाइड हो रहा है, यानी सॉल्यूशन से किधर की तरफ हो रहा है, सेल की तरफ, जिसकी वजह से सेल हमारी स्वेल होगी और एक टाइम पे वो अगर ज्यादा स्वेल हो गई तो बर्स्ट भी हो सकती है। तो यहाँ पे हमें किसके बारे में दे रखा है, कंसंट्रेशन के बेसिस पे जो हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन था वहां पे हमने एक छोटा सा पॉइंट पढ़ा था प्लाज्मोलाइसिस का। तो वही प्लाज्मोलाइसिस में दे रखा है कि कंसंट्रेशन और कॉन्ट्रैक्शन और श्रिंकेज ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अ प्लांट सेल ड्यू टू एक्सेसिव वाटर लॉस। क्या बोला गया है, कॉन्ट्रैक्शन यानी सिकुड़ना या श्रिंकेज होना किसका, साइटोप्लाज्म का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, किसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर, क्यों होगा, जब उसमें से ज्यादा अमाउंट में वाटर लॉस हो जाएगा। जैसे हमारे पास मान लो कि एक गुब्बारा है जिसके अंदर हमने पानी भरा है, अगर हम इसमें से पानी को बाहर लॉस कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये गुब्बारा हमारा पिचक जाएगा यानी श्रिंक कर जाएगा। तो यहाँ पे भी वही चीज दे रखी है कि जो हमारी प्लांट सेल है, प्लांट सेल में क्या हो रहा है कि उसकी जो सेल वॉल से चिपक के हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लेकिन जब हमारी प्लांट सेल में से ज्यादा अमाउंट में वाटर का लॉस हो जाता है तो वो सेल मेम्ब्रेन श्रिंक कर जाती है, अपने कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। यहाँ पे देखो, हम अगर एक पर्टिकुलर सेल को यहाँ पे अगर निकालते हैं, जैसे यहाँ पर ये हमारी एक सेल गिवन है, ठीक है। अब इस सेल के अंदर देखो, ये जो मैंने ब्लैक कलर से ड्रॉ करा है, इस ब्लैक कलर से क्या पता चल रहा है कि वो उसकी सेल वॉल है, और साथ ही में ये जो पिंक कलर का यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ठीक है। इस पिंक कलर का मतलब क्या है, इसका ये मतलब है कि जो सेल वॉल है उससे चिपक करके हमारी पहले क्या थी, सेल मेम्ब्रेन थी, मतलब कुछ इस तरीके से देखो, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन थी वो कुछ इस तरीके से थी, इसके साथ यानी सेल वॉल के साथ हमारी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी। लेकिन जब इसमें से हमारा क्या हो गया, वाटर का लॉस हो गया बहुत ज्यादा एक्सेसिव में, तो ये हमारी किस कंडीशन में हो गई, ये हमारी ये सिकुड़ गई है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन पाया गया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। तो प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म या फिर श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म का श्रिंक होना, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। और किसकी वजह से होता है, जब उसमें से एक्सेसिव अमाउंट में हमारे वाटर का क्या हो जाएगा, लॉस, उसी की वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, प्लाज्मोलाइसिस। नेक्स्ट सेल कंपोनेंट के बारे में बात की जाती है, तो यहाँ पे हमने पहले कंपोनेंट को अपने फिनिश करा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ा, क्यों उसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोला गया है, कौन से प्रोसेस के थ्रू उसमें पार्टिकल्स इन एंड आउट करते हैं। उसके साथ हमने यहाँ पे तीन सॉल्यूशन को देखा, हाइपर, हाइपो और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब हम अपने सेल कंपोनेंट के दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो क्या है, सेल वॉल। तो अभी तक उतनी देर से हम बार बार सेल वॉल के बारे में नाम ले रहे थे, एक्चुअल में ये सेल वॉल है क्या। तो सेल वॉल क्या है, इट इज अ रिजिड, रिजिड मतलब बहुत ज्यादा कठोर कवरिंग है, किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, जो बाहर पाई जाएगी। अब ये किसके अंदर होती है, प्लांट सेल्स के अंदर और फंगी के अंदर। फंगी क्या है, फंगी हमारा एक तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अगर यहाँ पे भी हम स्ट्रक्चर देखें तो जो ब्लैक कलर का मैंने बॉर्डर ड्रॉ करा था वो क्या था, सेल वॉल, और उस सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी। तो वही बोला गया है कि ये क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर कवरिंग है। जैसे अगर मैं यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाऊं, यहाँ पे अगर मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखूं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन सी हो गई, मेरी रेड वाली पोर्शन। इस रेड वाली पोर्शन का आउटर वाला जो कवरिंग है उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल। तो यहाँ पे भी वही बोला गया है कि सेल वॉल क्या है, एक रिजिड कवरिंग है, कठोर कवरिंग है, की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ठीक है, जो किसमें पाई जाती है, प्लांट सेल्स में और फंगी में। अब ये किससे मिलके बनी होती है, प्लांट सेल में ये मेनली बनी होती है हमारी सेल्यूलोज से या फिर हेमी सेल्यूलोज से, और वही जो हमारी फंगी है, फंगी में ये किसकी मिलके बनी होती है, काइटिन की, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो इस सेल वॉल का काम क्या है, पहली चीज ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, यानी एक पर्टिकुलर सेल को स्ट्रक्चर देगा, किसके अंदर, प्लांट सेल्स के अंदर और एनिमल फंगी के अंदर।
तो हमारा इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के पर्पज से 2 पॉइंट्स यहाँ से निकलते हैं कि प्लांट सेल की जो सेल वॉल है वो किससे मिलके बनी है, तो वो है सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज। सेम जो फंगी की सेल वॉल है वो किससे मिलके बनी है, वो है हमारी काइटिन। ठीक है। अब वहीं अगर हम बात करें एनिमल सेल के बारे में, तो एनिमल सेल के अंदर जो है हमारी प्लांट सेल क्या हो सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है। ठीक। एनिमल सेल्स में हमारी सेल वॉल नहीं पाई जाती है। सेल वॉल किसमें होती है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में और फंगी में। सेल वॉल कैसी होती है, रिजिड होती है, कठोर होती है, स्ट्रांग होती है, बहुत मजबूत होती है, थिक पोरस होती है, मोटी होती है, इसमें छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं और नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने सेल वॉल के बारे में बात किया है। अब देखो इस सेल वॉल का फंक्शन क्या है, ये क्या काम करता है, क्या हेल्प करता है। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम था वो सिलेक्टिव चीजों को अंदर आने जाने दे रहा था, तो ऐसे ही हमारे पास एक नया कंपोनेंट है, वो क्या है, सेल वॉल। जिसमें हमने अभी तक ये देखा कि प्लांट के अंदर वो सेल्यूलोज की बनी होती है, हेमीसेल्यूलोज की, और फंगी के अंदर वो काइटिन की बनी होती है। तो इस सेल वॉल का फंक्शन क्या है, तो इस सेल वॉल का काम क्या होता है सेल के अंदर, ये क्या करता है, ये प्रोवाइड कराता है एक डेफिनाइट शेप, एक पर्टिकुलर शेप देगा सेल को, उसके स्ट्रक्चर में हेल्प करेगा, सपोर्ट में हेल्प करेगा, साथ ही साथ सेल को प्रोटेक्ट करेगा। यानी सेल वॉल का काम क्या है, जो अंदर सेल के, देखो ये मान लो हमारी सेल वॉल है, इस सेल वॉल की जो अंदर वाला पोर्शन है, इसमें हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, लाइसोसोम, यानी कई तरीके के सेल ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होंगे। तो बाहर के इन्वायरमेंट से अंदर के ऑर्गेनेलिस को बचा के रखने का काम किसका है, सेल वॉल का। ठीक है। ये हमारी सेल को प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। दूसरी चीज, ये सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है, एनिमल्स में पाया नहीं जाता। वही चीज बोली गई है, इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द सेल, ये सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इट इज परमिएबल एंड अलाउज एंट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड थस कंट्रोल इंटरसेल्युलर ट्रांसपोर्ट। देखो ये हमारे इंटरसेल्युलर ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। इंटरसेल्युलर मतलब इंटर यानी अंदर, सेल्युलर मतलब सेल, और ट्रांसपोर्ट मतलब चीजों का एक जगह से दूसरी जगह जाना। यानी जो हमारा सेल वॉल है ये परमिएबल कुछ चीजों को अलाउ करता है, मॉलिक्यूल्स को अलग अलग साइजेस के, जिसकी वजह से हमारे अंदर का जो इंटरसेल्युलर ट्रांसपोर्ट है वो कंट्रोल हो सके। अगर हम आज के पार्ट की समरी के बारे में बात करें कि आज के पार्ट की समरी में जो हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कौन-कौन से हैं, तो सबसे पहले है हमारा इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। अब इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हमें पढ़ना क्या-क्या है, ठीक है। जो भी हमने पढ़ा इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि उसको हमने सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहा। दूसरा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन से मॉडल के बारे में बात की गई थी और वो मॉडल किसने दिया था, जिसमें हमने देखा था मॉडल का नाम था फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, और किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन साहब ने। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने एक टॉपिक और पढ़ा था, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो इसी डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के डिफरेंस को हमें याद रखना है कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या क्या डिफरेंस है, और क्यों क्यों डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाई जाती है। उसके बाद हमने सॉल्यूशन पढ़े थे, जिसमें हमने 3 तरह के सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। एक था हमारा हाइपोटोनिक, एक था हमारा हाइपरटोनिक, और एक था हमारा आइसोटोनिक। ठीक है। जिसमें हमने देखा था हाइपोटोनिक में हमारी सेल क्या कर रही थी, स्वेल हो रही थी। क्यों, क्योंकि उसमें कौन सा ऑस्मोसिस हो रहा था, एंडोऑस्मोसिस, यानी वाटर की जो मूवमेंट थी वो इनसाइड द सेल हो रही थी, जिसकी वजह से हमारी सेल क्या कर रही थी, फूल जा रही थी। हाइपरटोनिक में हमारी सेल क्या करेगी, श्रिंक करेगी, सिकुड़ेगी, जिसकी वजह से वहां पे कौन सा प्रोसेस हो रहा था, एक्सोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस में हमारी जो सेल का वाटर, मतलब जो सेल का सॉल्वेंट अमाउंट है वो किसमें जाना स्टार्ट कर देता है, सॉल्यूशन के अंदर, जिसकी वजह से सेल हमारी श्रिंक हो जाती है। ठीक।
दूसरी चीज दे रखी है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में क्या हो रहा है, नो नेट मूवमेंट, यानी सेल जैसी थी वैसी की वैसी ही रहेगी, उसमें किसी भी तरीके की मूवमेंट नहीं होगी। और किसी भी तरीके के वाटर सॉल्वेंट के मूवमेंट ना होने का रीजन ये है कि जो हमारी कंसंट्रेशन है वो इनसाइड और आउटसाइड क्या रहेगा, सेम। उसके बाद हमने लास्ट में किसके बारे में बात करा, सेल वॉल के बारे में, जिसमें हमने देखा सेल वॉल किस पे पाई जाती है, प्लांट्स में और फंगी में। जो हमारा प्लांट्स है, प्लांट्स के अंदर वो हमारी होती है सेल्यूलोज की या फिर हेमीसेल्यूलोज की। और हमने क्या देखा कि फंगी में वो किससे मिलके बनी होती है, काइटिन की वजह से बनी होती है। और हमने यहाँ पे भी ये भी चेक देखा कि जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल में हमारी सेल वॉल क्या रहती है, एब्सेंट रहती है, यानी हमारी एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल देखने को नहीं मिलती है। तो ये हो गया हमारे पार्ट 2 के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो भी हमने आज के लेक्चर में करा, और उसमें क्या-क्या चीजें हमारे एग्जाम पर्पज से इम्पोर्टेंट है वो सारी हमने यहाँ पे मेंशन कर दी है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या है। और जो तीनों सॉल्यूशन है, तीनों सॉल्यूशंस को तो एकदम अच्छे से कर लेना है कि पेपर में वो कभी भी आए हम उसको आसानी से लिख सके। सेल वॉल के बारे में भी मैंने बता दिया कि सेल वॉल का काम क्या होता है, सपोर्ट में हेल्प करता है, बाहर के एनवायरनमेंट से सेल के अंदर के ऑर्गेनेलिज को बचाता है। तो ये जितने भी 3 पॉइंट्स हैं, अभी हमने सिर्फ इसके 3 पॉइंट्स के 2 कंपोनेंट्स पढ़े हैं सेल के, जिसमें हमने देखा था जो हमारा सेल है वो मेनली 5 चीजों से मिलके बना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेलिज। ठीक है, तो जिसमें हमने 2 टॉपिक्स यहाँ पे अपने कवर कर लिए हैं, कौन-कौन से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल। जो बाकी के सेल के कंपोनेंट्स हैं वो हम अपने आने वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो अभी तक जितना कराया उसको अच्छे से कंप्लीट करके याद करके हम आगे अपने लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम और भी सारे कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे।